हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 3 डिमांड। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीनिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। आपको मैं बता दूं, अगर आपको ये डिमांड चैप्टर एकदम पक्का करना है, आपको एकदम मजबूत करना है, तो आप लोग को ये टॉपिक तो आना ही चाहिए। बिकॉज आगे के चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स है ना, वो सारे इससे रिलेटेड है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लो या डिमांड फंक्शन पढ़ लो, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, इंक्रीज डिक्रीज, हर एक टॉपिक इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो ये वाला टॉपिक तो आपको आना ही चाहिए। आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोग की एग्जाम होगी ना, तो उसमें मीनिंग ऑफ डिमांड 1 मार्क का आ सकता है और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड आपका 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। बट अगर इन दोनों को साथ में पूछाना तो 5 मार्क्स का ये पूरा टॉपिक है। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हो तो आपके 5 मार्क पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मीनिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड से। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको कि अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख लेते हो ना, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि पूरे YouTube पे ऐसा कोई पढ़ाता नहीं होगा इतने क्लियरिटी के साथ। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपकी पढ़ाई एकदम परफेक्ट हो जाएगी। और आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज आपका जब तक 12th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। तो आप लोग के बोर्ड्स तक हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो बनाएंगे, अकाउंट, स्टैट्स, इको, बीए, हर एक के वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ डिमांड से। तो डिमांड क्या होता है? तो देखो, बहुत ही इजी है इसका मीनिंग। तो डिमांड जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी है। आपको पता है डिमांड ना 5 चीजों से बनता है। कौन सी 5 चीजें वो बता देता हूं। सबसे पहले कि आप हो, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैं आपका ही एग्जांपल देता हूं। ये मान लो आप हो, ठीक है, आप कोई भी चीज की डिमांड कब करोगे? ठीक है, तो उसकी डिमांड कब करोगे? जब 5 चीजें बनेगी तब। कौन सी 5 चीजें, आइए समझते हैं। तो देखो, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। आप क्या खरीदोगे? कोई भी तरह की दुकान में जाओगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यूजीटी ग्रोसरी स्टोर में गए, ठीक है, अपने यूजीटी की ग्रोसरी स्टोर में गए और आप वहां पे गए, तो आप वहां पे कोई ना कोई कमोडिटी ही खरीदोगे ना। तो यहां पे वही देके रखा है कि डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ बायर डिजायर्स। यस, पहली चीज कि आप तब तक कोई चीज नहीं खरीदोगे जब तक आपके अंदर क्या नहीं आएगा? आपके अंदर डिजायर नहीं आएगा। डिजायर का मतलब होता है विश, ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? विश। सबसे पहले आपके अंदर विश होना जरूरी है। सोचो, अगर मेरे को चाहिए तो बहुत सारी चीज, बट जब तक मैं उस चीज की डिजायर ही नहीं करूंगा, विश ही नहीं करूंगा, क्या तब तक वो अचीव होगा? क्या तब तक मैं उसको खरीद पाऊंगा, डिमांड कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो पहला एलिमेंट क्या आ गया? बायर डिजायर, मतलब बायर की डिजायर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, एबल, इज एबल। एबल मतलब होता है कि भाई मेरी कैपेसिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए उस चीज को खरीदने की। मेरे को लैम्बोर्गिनी चाहिए, ठीक है, मेरी डिजायर है, मेरी विश है, क्या मैं खरीद पाऊंगा? नहीं, मेरी एबिलिटी ही नहीं है। दैट्स व्हाई दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? एबिलिटी टू बाय। आप कोई भी चीज को क्या कर सको? खरीद सको। एबल होने चाहिए, ठीक है, आपके पास उतना पैसा होना चाहिए, तब जाके आप खरीद पाओगे। ठीक है। तीसरा, विलिंग टू बाय। विलिंग टू बाय का मतलब होता है, हम लोग इसको तीव्र इच्छा कहते हैं, मतलब कि आपको चाहिए, मतलब चाहिए, तभी जाके आप कोई भी चीज को खरीद पाओगे। तो विलिंगनेस जब तक आपके पास नहीं होगी ना, ऐसे तो मेरे को चाहिए बहुत कुछ, ठीक है, मेरे पास पैसा भी है, बट जब तक विलिंगनेस नहीं आएगी, यानी कि मेरे को चाहिए मतलब चाहिए, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो उसी सिचुएशन में मैं उस चीज को खरीद पाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? विलिंग करूंगा। विलिंगनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डन, क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट, तीसरा हो गया विलिंगनेस। चौथा, टू बाय एट अ गिवन प्राइस। यस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदूंगा मैं, तो यहां पे लिख लेता हूं, एट पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं खरीदूंगा। ठीक है, तो इस तरह से 5 चीजों की बेसिस पे पूरी डिमांड बनती है। तो आप जब ग्रोसरी स्टोर में गए तो आपकी डिजायर भी थी, आपको खरीदना था, आपकी विश थी, फिर आपके पास एबिलिटी भी है, उतना पैसा है कि आप वहां से कोई चीज परचेस कर सकते हो, आप उस वहां से कोई भी चीज की जो डिमांड है वो कर सकते हो। ठीक है, फिर आपके अंदर विलिंगनेस भी थी, मतलब आपको चाहिए, मतलब चाहिए ही। ठीक है, फिर आपके पास पैसा भी है जिससे आप वो प्राइस पे करोगे, क्योंकि आप कोई भी चीज जब खरीदते हो तो आप सामने क्या पे करते हो? प्राइस पे करके ही खरीदते हो। और उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि रात को 2 बजे नहीं जा रहे, पर्टिकुलर उस शॉप का जो टाइम है उस टाइम में ही खरीदने जा रहे हो। ठीक है, ग्रोसरी स्टोर यानी कि किराने की दुकान हम कह सकते हैं, जहां
पे डेली नीड्स की आइटम मिलती है। क्लियर? चलो, तो ये मैंने आपको इसका मीनिंग समझा दिया। अब हम लोग पूरे मीनिंग को एक साथ देखते हैं। तो डिमांड क्या है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ बायर डिजायर्स, नंबर 1, नंबर 2 इज एबल एंड नंबर 3 विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस, फोर्थ पॉइंट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस तरह से पूरी जो डिमांड है वो एक ऐसी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी है जहां पे बायर का डिजायर होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर प्राइस पे करेगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे खरीदेगा। बोलो, क्लियर हुआ? यहां पे भी वही चीज रिपीट हुई है कि भाई डिमांड जो है वो 5 फैक्टर्स से बना है। डिजायर, विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी टू बाय, पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और जब तक ये 5 फैक्टर नहीं होंगे ना, इसमें से एक भी मिसिंग होगा तो आप वो चीज की डिमांड नहीं कर पाओगे। मतलब कि पांचों के 5 फैक्टर्स एसेंशियल है जिसके बेसिस पे आप कोई भी चीज की डिमांड करते हो। बोलो, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको ना मीनिंग समझा दिया डिमांड का। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। आपको मैं बता दूं, आप लोग के एग्जाम में ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये तो याद ही रखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी याद रखना है। ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड होता क्या है? देखो, कभी भी कोई चीज की डिमांड होती है तो उसको कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो डिमांड बदल सकती है। और डिटेल में मैं आपको समझाता हूं, आप ये वाला वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो देखो, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के अंदर क्या देके रखा है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब कि दो ही चीजें ऐसी है जो डिमांड को अफेक्ट करती है। नंबर 1 इज प्राइस, कोई भी चीज की प्राइस अफेक्ट करेगी, एंड नंबर 2 इज फैक्टर अदर देन प्राइस। मतलब कि कोई भी ऐसे फैक्टर जो प्राइस के अलावा है, जिसको हम लोग अदर डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। और इसके अंदर 5 आ जाते हैं। टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें 2 तरह के गुड्स है, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, फिर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, नंबर 5 साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, एग्जाम के अंदर आप लोग को ना ये सारे हेड पॉइंट्स याद करके जाने और पहले हेड पॉइंट्स लिखना है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, तो याद रखना, एग्जाम में अगर 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कितने हैं, तो 2 है। कौन सा? प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी और अदर डिटर्मिनेंट्स या तो अदर फैक्टर्स। ठीक है, और अदर फैक्टर्स में काफी सारे हैं। क्लियर? तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी और सर्विस से। तो देखो, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस में क्या देके रखा है? जब भी हम लोग कोई भी तरह का गुड्स खरीदने जाते हैं ना, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? प्राइस होता है। प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिमांड को बदलता है। हम देखो मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, हम लोग जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हमारी नजर पहले कहां पड़ती है? हमारी नजर पहले प्राइस पे पड़ती है। प्राइस को देखते हैं फिर खरीदते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस अगर ज्यादा होगी तो मैं डिमांड बदल दूंगा, प्राइस कम होगी तो मेरी डिमांड में फर्क आएगा। ठीक है, प्राइस के बढ़ने और कम होने से मेरी डिमांड बदलती रहती है। चलो डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग डीमार्ट में गए, ठीक है, आप डीमार्ट में गए और ये संडे को डीमार्ट में गए और आपने जाके देखा कि जो मैगी है ना, वो आप सोच के गए थे कि मैं एक मैगी परचेस करूंगा, ठीक है, बट वहां पे आप जब गए तो आपने देखा कि वो एक के साथ एक फ्री है, मतलब 50% डिस्काउंट है, बहुत कम प्राइस में मिल रही है, तो आप एक लेने गए थे। अब आप कितनी खरीदोगे? आपने 4 खरीद ली, मतलब कि प्राइस कम देख के आपने क्या किया? आपकी डिमांड बढ़ा दी। तो सिंपल है, क्या कहा? जब कोई भी चीज की प्राइस जो है वो कम होती है तो आप उसकी डिमांड क्या करोगे? बढ़ा दोगे। ठीक है, और ये भी याद रखना कि जब कोई भी चीज की डिमांड बढ़ती है प्राइस की वजह से, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको हम लोग कहेंगे एक्सपांशन। ठीक है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड कहा जाता है कि वो एक्सपांड हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। बोलो क्लियर हुआ ना? बहुत इजी था। अब नेक्स्ट वीक आप वापस डीमार्ट में गए और आप ये सोच के गए कि मैं वापस 4 मैगी जो है वो खरीद लूंगा, एक हफ्ते के अंदर सारी खा गए। ठीक है, अब नेक्स्ट संडे वापस जब गए तो आप ये सोच के गए थे कि मैं 4 मैगी खरीदूंगा अगर प्राइस सस्ती होगी तो। अब आप जब जाते हो आप देखते हो कि उसकी प्राइस तो भाई रेगुलर प्राइस थी, उससे भी ज्यादा 10 रुपए बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपने सोचा कि भाई ये तो महंगा हो गया है, तो मैं जो सोच के गया था एक, वही खरीदूंगा। तो जब प्राइस जो है ना वो बढ़ जाती है तो आप क्या सोच के गए थे? ऐसे तो 4 सोच के गए थे कि मैं 4 खरीदूंगा अगर सस्ता होगा तो, बट आपने जब देखा कि उसकी प्राइस बढ़ गई है तो आपने क्या कर दिया? आपने उसकी जो डिमांड है ना वो कम कर दी। ठीक है, तो आप लोग की डिमांड किसके ऊपर बेस्ड है? प्राइस के ऊपर। आप लोग की छोड़ो, मेरी खुद की डिमांड भी, मैं भी कोई चीज ऐसी नहीं खरीदता, पहले प्राइस देखता हूं फिर जाके खरीदता हूं। तो प्राइस बढ़ने से मेरी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, जिसको आपको पता है क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन
ऑफ डिमांड, ठीक है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट्स भी कह सकते हैं या कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ, आप लोग को समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे यही लाइन देके रखी है, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल, जब कोई भी गुड्स की प्राइस क्या होती है, गिर जाती है। अ रैशनल कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर मतलब होता है मेरे और आपके जैसा जो कंज्यूमर होता है ना, उसको रैशनल कंज्यूमर कहेंगे, ठीक है। तो जब कोई भी चीज की प्राइस जो है वो कम हो जाती है, तो हमारे जैसा जो रैशनल कंज्यूमर है वो क्या करेगा, इट विल बाय मोर, मतलब प्राइस कम होने पे हम लोग ज्यादा खरीदेंगे, और उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, डिमांड एक्सपांड्स यानी एक्सपांशन कहेंगे। बोलो क्लियर हुआ? एंड व्हेन प्राइस फॉल्स अ रैशनल कंज्यूमर विल बाय लेस। अच्छा यहाँ पे ना गलती है, आपके बुक में भी गलती दे करके रखी हुई है, अगर आपके पास बुक है तो आप वहां पे भी करेक्शन कर देना। यहाँ पे आएगा व्हेन प्राइस राइजेस, यानी कि जब प्राइस जो है वो राइज होगी, बढ़ेगी, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स कहेंगे, जिसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। बोलो क्लियर हुआ? बहुत ही ज्यादा सिंपल था भाई, कि जब प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। बोलो क्लियर हो गया? बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया, और ये एग्जांपल भी आप लोग याद रखना, कंसेप्ट को कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। डीमार्ट जाना है, मैगी खरीदनी है, प्राइस जो है वो आपकी डिमांड को अफेक्ट कर रही है, पूरा एग्जांपल अच्छे से याद रख लेना। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये हमने क्या पढ़ा, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी और सर्विस। अब देखते हैं अदर डिटर्मिनेंट्स। अदर डिटर्मिनेंट्स में काफी सारे, टोटल 5 अदर डिटर्मिनेंट्स दे के रखे हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड को 2 चीजें अफेक्ट करती है, नंबर 1 इज प्राइस एंड नंबर 2 इज अदर डिटर्मिनेंट्स, या तो फिर अदर फैक्ट, या तो फिर फैक्टर्स अदर देन प्राइस। क्लियर? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर में मैं पहले आपको मेरे हिसाब से समझा देता हूं, फिर आप लोग को इसमें जो दिया है वो समझाता हूं, ठीक है। देखो कोई भी चीज की डिमांड को ना, एक और चीज है टेस्ट प्रेफरेंस, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं ना एक बहुत ही बढ़िया से मॉल में, बहुत ही बड़ा मॉल है, पैलेडियम जैसा मॉल है बहुत बड़ा, और उस मॉल के अंदर मैं एक अपनी खाने पीने की शॉप लगाता हूं, और उस शॉप का नाम पता है क्या रखता हूं, अर्बन खिचड़ी, यानी कि मैं अलग अलग तरह की शेजवान खिचड़ी, चीज खिचड़ी, अलग अलग तरह की खिचड़ी बेचता हूं। मेरे को बताओ कितने लोग आएंगे? बहुत कम, ना के बराबर। क्यों? क्योंकि सब लोग घर पे खाते हैं, वही चीज बाहर थोड़ी खाएंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई मेरी प्रोडक्ट नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस नहीं है। बट अगर मैं अर्बन खिचड़ी की जगह पे उसी मॉल में अर्बन पिज्जा खोलूंगा तो बहुत भीड़ लगेगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चे की पार्टी होती है, कुछ भी होता है, बर्थडे पार्टी हो या संडे को कहीं खाने जाना हो, तो लोग पिज्जा को प्रीफर करते हैं, खिचड़ी को कोई प्रीफर नहीं करेगा, ठीक है। या तो मैं कोई पंजाबी रेस्टोरेंट ओपन करूं तो वो बहुत ज्यादा चलेगी, तो या तो फिर मैं कोई मल्टी कुसाइन रेस्टोरेंट खोलूंगा तो भी चलेगी, पर मैं खिचड़ी की शॉप खोलूंगा तो नहीं चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर आप वो चीज बेच रहे हो जो लोगों को चाहिए तो आपकी प्रोडक्ट चलेगी, आप अपने बिजनेस को अच्छे से कर सकते हो। बट अगर आप वो चीज बेच रहे हो जो लोगों को नहीं चाहिए तो आपकी प्रोडक्ट नहीं चलेगी। बोलो क्लियर हुआ? तो उसको ही बोलते हैं टेस्ट प्रेफरेंस। चलो अब समझते हैं इसमें क्या देके रखा हुआ है, कि जो लोगों की डिमांड है वो डिपेंड किस पे करती है, टेस्ट और प्रेफरेंस पे। कंज्यूमर क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता, मतलब कि हमारे लाइक्स और डिसलाइक पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, उस बेसिस पे हम चीजें खरीदते हैं। मैं वो चीज कभी नहीं खरीदूंगा जो मैं नहीं चाहता, मैं वही खरीदूंगा जो मेरी लाइक्स है। क्लियर? चलो यहाँ पे क्या देके रखा है, इफ अ पर्सन फॉन्ट ऑफ रीडिंग, उसका जो प्रेफरेंस, अगर मान लो कोई पर्सन है जिसको पढ़ना बहुत पसंद है, रीडिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है, तो उसका जो प्रेफरेंस होगा ना वो एज के साथ बदलता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी जब यंग एज होगी तो वो पर्सन क्या प्रीफर करेगा, स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, ऐसे सब प्रीफर करेगा। बट अगर उसकी एज जो है वो ओल्ड हो जाएगी, बूढ़ा हो जाएगा, तो वो स्पिरिचुअल बुक्स को ज्यादा प्रीफर करेगा। और आपको पता है जगह के हिसाब से भी जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो लोगों का बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं गुजरात अहमदाबाद के अंदर लुंगी की दुकान खोलूं, किसकी? लुंगी की, जो उसकी साउथ इंडियन लोग ज्यादातर लुंगी पहनते हैं ना वो, तो क्या यहाँ पे वो चलेगी शॉप? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस है ही नहीं, लोग खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है। बट अगर मैं लुंगी की शॉप साउथ में जाके खोलूंगा, कोई गांव में जाके खोलूंगा या कोई शहर में जाके खोलूंगा ना, तो चलेगी। वहां पे लोग ऑफिस में भी लुंगी पहन के जाते हैं, तो वहां पे वैसा ट्रेडिशन है, वहां पे लोग वैसी चीजें खरीदते हैं, तो वहां चलेगी, यहाँ
नहीं चलेगी। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। एक और एग्जाम्पल देता हूं, मान लो कि मैं गोवा के अंदर कोई पूजा पाठ की या सामग्री रखने की ऐसी सब शॉप खोलता हूं, तो क्या उतनी चलेगी? नहीं चलेगी जितनी चलनी चाहिए। ठीक है, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस गोवा में वैसा नहीं होगा। और क्या मैं हरिद्वार जैसे एक स्पिरिचुअल प्लेस पे कोई पार्टी या क्लब खोलूंगा तो क्या चलेगा? लोग मार के बंद करवा देंगे। ठीक है, तो वहां पे लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस नहीं है। तो जहां पे जैसा लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस होता है ना, वहां पे वैसी चीज बेचनी पड़ती है और उस बेसिस पे डिमांड आती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे यही देके रखा है कि कोई यंग पर्सन होगा वो नॉवेल्स पढ़ना प्रीफर करेगा या स्टोरी बुक्स पढ़ना प्रीफर करेगा, बट कोई ओल्ड एज का पर्सन प्रीफर करेगा स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना। तो एकदम सिंपल है, आप लोग को अगर नोट डाउन करना है नोटबुक में तो नोट डाउन कर सकते हो कि अगर मैं लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से चीजों को बेचूंगा तो मेरी जो डिमांड है ना वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और अगर मान लो कि मैं लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं बेचता तो मेरी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लोग खरीदेंगे नहीं। तो लोगों की डिमांड किस पे निर्भर करती है? टेस्ट और प्रेफरेंस पे। दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना? चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। नंबर 2, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। पहले मैं मेरे हिसाब से आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अभी 50,000 कमाते हो। ठीक है, आपकी इनकम बढ़ के 1 लाख हो गई। क्या हुआ? आपकी इनकम बढ़ के महीने की कितनी हो गई? 1 लाख हो गई। तो इनकम बढ़ी तो क्या आप अपने खर्चे बढ़ाओगे? हाँ, खर्चे बढ़ाओगे मतलब आप डिमांड करोगे। तो जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। और सोचो आपकी 50,000 से 25,000 इनकम हो गई, तो जब आपकी इनकम कम होती है तो आप अपनी डिमांड को क्या कर देते हो? कम कर देते हो। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया? और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो यहां पे मैं नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा हूं, ऐसे गुड्स जो हम लोग खरीदते हैं, मतलब कि बेस्ट क्वालिटी के ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूं। जैसे हम लोग जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो अच्छी ही खरीदते हैं। ठीक है, अच्छे गुड्स की बात कर रहा हूं। उसमें यही होता है कि कोई भी बंदे की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ाएगा, इनकम कम होगी तो डिमांड को कम कर देगा। अब यहाँ पे क्या देके रखा है वो हम लोग देख लेते हैं। मैंने जो समझाया ना वही दिया है। द डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। यस, इंक्रीज इन इनकम, यानी कि जैसे ही किसी की इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? एंड दूसरा क्या दिया है? व्हेन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर फॉल्स, कोई भी कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी, हिज एंड हर डिमांड फॉर गुड्स फॉल, उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकम और डिमांड के बीच में। कैसे रिलेशनशिप? डायरेक्ट। जब दोनों सेम होता है ना तो उसको डायरेक्ट रिलेशनशिप कहा जाता है। ये एमसीक्यूज या तो 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, याद रखना। क्या क्वेश्चन आ सकता है? व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। तो आपको वहां पे क्या लिखना है? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। बोलो क्लियर हो गया? एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपको पता है मार्केट के अंदर 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक अच्छी क्वालिटी के और एक खराब क्वालिटी के। जो खराब क्वालिटी तो नहीं कहेंगे, लो क्वालिटी कहेंगे। लो क्वालिटी जैसे आप पता है वीट लेने जाते हो तो बहुत सारे टाइप्स के वीट होते हैं। हम लोग अच्छे ही वीट खरीदते हैं, राइस भी अच्छे ही खरीदते हैं, पर उसमें जो लास्ट क्वालिटी होती है उसको इंफीरियर क्वालिटी कहा जाता है, जो लो क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, सेम आप घी खरीदने जाते हो तो घी अच्छी क्वालिटी का भी होता है, एक लो क्वालिटी का भी होता है। लो क्वालिटी के घी को हम डालडा घी, वेजिटेबल घी, वनस्पति घी, ऐसा सब अलग अलग टाइप्स के घी होते हैं जो लो क्वालिटी के होते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफीरियर गुड्स। तो इस गुड्स का क्या खासियत है वो बता देता हूं। तो ये जो है ना वो इसके एक्सेप्शंस में आता है। एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि इससे अलग गिना जाता है। जैसे इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है ना, पर इंफीरियर गुड्स में थोड़ा सा अलग होता है। देखो आपको मैं समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो, आपका मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आप कभी इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदोगे, मैं यही चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी इनकम जो है वो बढ़ती है। ठीक है, अब मान लो कि आप इंफीरियर गुड्स को कब खरीदोगे? जब आपके पास पैसा नहीं है, मतलब जब आप गरीब हो या आपके पास पैसा नहीं है, तब यहां पे हम लोग इंफीरियर गुड्स को खरीदते हैं। अब मान लो कोई भी एक्स पर्सन है जिसकी इनकम बढ़ी, तो क्या वो इंफीरियर गुड्स को यूज करेगा? वो लो क्वालिटी के गुड्स को यूज करेगा जब उसकी इनकम बढ़ेगी? तो नहीं करेगा। तो उसकी इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोलो समझ आया ना? ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं डिटेल में। अगर मान लो कि उसकी इनकम कम हो जाती है, मतलब वो पर्सन जो पुअर है, एक्स पर्सन जो पुअर है, उसकी इनकम कम हो गई, तो वो अपनी उस चीज की डिमांड को बढ़ा देगा। मतलब वो इंफीरियर गुड्स को अब ज्यादा खरीदेगा क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। तो वो सस्ती क्वालिटी ऑफ गुड्स या तो फिर लो प्राइस गुड्स को ज्यादा
खरीदेगा। दैट्स व्हाई इसको एक्सेप्शन माना जाता है कि भाई इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है इनकम और डिमांड के बीच में। कौन से गुड्स की? इंफीरियर गुड्स की। तो कौन से गुड्स? जो नॉर्मल गुड्स है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स है, उन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बट इंफीरियर गुड्स इसका एक्सेप्शन माना जाता है। बोलो क्लियर हो गया? सभी लोग को समझ में आ गया? तो इसके बारे में आपको ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करना है एग्जाम में, बस इतना बता देना कि ऐसे गुड्स जो होते हैं वो इंफीरियर गुड्स होते हैं और उसका एक्सेप्शन है कि उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है। बस आपको इतना ही बताना है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अच्छा याद रखना, रिलेटेड गुड्स टोटल 2 तरह के होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। इन दोनों को भी बहुत अच्छे से डिटेल में आपको मैं समझाता हूं, ठीक है? अच्छे से सुनना और समझना। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स से। अब आप लोग सोचोगे कि सर इसमें लिखा हुआ क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मेरे हिसाब से समझाऊंगा पहले, फिर आपकी बुक के हिसाब से समझाऊंगा, ठीक है? सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है? तो याद रखना, जब मैं कोई एक गुड्स की जगह पे दूसरे गुड्स को यूज करूं, कंज्यूम करूं, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफी। मेरे लिए, मैं सुबह उठ के चाय पीऊं या कॉफी पीऊं, मेरे लिए एक ही बात है। तो चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी हुआ, कॉफी का सब्स्टिट्यूट चाय हुआ, ठीक है? एक ही बात है। बट मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो चाय लवर्स है, टी लवर्स है, वो एक अलग केस हो जाता है, वो इसमें कंसीडर नहीं होगा। मेरे जैसे लोगों का कंसीडर होगा कि चाय पीऊं या कॉफी पीऊं एक ही बात है, या तो फिर मैं पेप्सी पीऊं या कोको कोला पीऊं, मेरे लिए एक ही बात है, ठीक है? तो कोक और पेप्सी मेरे लिए एक ही है, तो वो क्या हुआ? पेप्सी कोक का सब्स्टिट्यूट हुआ, कोक पेप्सी का सब्स्टिट्यूट हुआ। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो अब मैं आपको समझाता हूं सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या इफेक्ट होता है, क्या रिलेशन होता है। से फॉर एग्जाम्पल, मेरे को ना पेप्सी पीने की बहुत इच्छा हुई, आईपीएल मैच चल रही थी, मैंने सोचा क्यों ना पेप्सी ले आए, ठीक है? तो अब मैं जब शॉप में जाता हूं तो शॉप में जाकर के मैं पेप्सी भी देखता हूं और उसके बाजू में कोको कोला भी पड़ी होती है। आपको पता होगी 40 रुपीज की दोनों की बॉटल आती है, पेप्सी की भी और कोको कोला की भी, ठीक है? तो मैंने दोनों बॉटल को उठाया। मैं क्या सोच के गया था? मैं सोच के गया था कि पेप्सी मैं खरीदूंगा, ठीक है? बट उसके बाजू में उसका एक सब्स्टिट्यूट गुड्स भी पड़ा था, जो कि क्या पड़ा था? कोक पड़ा था, कोको कोला पड़ा हुआ था, ठीक है? अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेने क्या गया था? पेप्सी, ठीक है? मतलब मेरा जो कंसर्न गुड्स है, कंसर्न गुड्स का मतलब होता है कि जो गुड्स मैं खरीदना चाहता हूं वो क्या हुआ? पेप्सी हुआ, और उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हुआ? कोक हुआ, ठीक है? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हुआ? कोको कोला हुआ। बोलो डन। मैं खरीदने क्या गया था? पेप्सी, ठीक है? अब मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस देखता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने पेप्सी उठाया, मैंने पेप्सी की प्राइस देखी 40 रुपए, बोले ठीक है। फिर मैंने कोको कोला की बोतल देखी, तो कोको कोला की बोतल जो है वो कितने रुपए की थी? 35 रुपए की, 35 रुपीज की थी, ठीक है? पेप्सी ने तो अपनी प्राइस बदली नहीं है, पेप्सी की तो 40 रुपए ही है, बट कोको कोला वाले ने अपनी प्राइस को कम कर दिया। क्या किया? कोको कोला वाले ने अपनी प्राइस को कम कर दिया। तो क्या करूंगा मैं? मेरे लिए पेप्सी और कोक एक ही है, ठीक है? मैं पेप्सी पीऊं या कोक पीऊं, मेरी जो रिक्वायरमेंट है कोल्ड ड्रिंक्स पीने की वो फुलफिल हो जाएगी, जो मेरी नीड है वो फुलफिल हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा? जब कोक की प्राइस सस्ती मैंने देखी तो पेप्सी मैंने नहीं खरीदी, मैंने कोक खरीद ली, तो पेप्सी की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। क्या पेप्सी वाले ने अपनी प्राइस को बदला था? नहीं बदला था। क्या किसने प्राइस को बदला? सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बदलने से हमारे कंसर्न गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है? बदल जाती है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो वापस नेक्स्ट संडे वापस आईपीएल की फाइनल्स थी, मैं गया, मैंने जाकर के देखा, दोनों बॉटल वापस उठाई, मैंने देखा कि कोको कोला वाले ने तो प्राइस 40 नहीं 45 कर लिया है, 45 रुपीज कर लिया है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूंगा? पेप्सी 40 की है, उसकी प्राइस तो वही की वही है, बट कोक ने अपनी प्राइस को महंगा कर दिया। मतलब कि कोक की प्राइस बढ़ने से क्या मैं खरीदूंगा कोक? नहीं खरीदूंगा, क्योंकि कोक महंगी हो गई है। तो मैं क्या खरीदूंगा? पेप्सी खरीदूंगा। मतलब पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है? क्या पेप्सी वाला अपनी प्राइस को बदल रहा है? नहीं, वो अपनी प्राइस को नहीं बदल रहा, पर कोको कोला की प्राइस की इफेक्ट किस में हो रही है? पेप्सी में हो रही है। कोको कोला वाला अपनी प्राइस को कम कर रहा है तो इसकी डिमांड कम हो रही है, इसकी प्राइस को बढ़ा रहा है तो इसकी डिमांड बढ़ रही है। मतलब कोक एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उसकी प्राइस हमारे कंसर्न गुड्स पे क्या कर रही है? अफेक्ट कर रही है। बोलो क्लियर हुआ? तो यही बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। और मैंने आपको यहाँ पे जो समझाया ना, इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी कहते हैं, जो अभी आगे आएगा। बट ये याद रखना कि जो प्राइस होती है ना सब्स्टिट्यूट गुड्स की, क्या कहा? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो सीधा इंपैक्ट करती है हमारे गुड्स पे।
मतलब कि कंसर्न गुड्स पे, जो मैं खरीदना चाहता था उस पे। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आ गया? तो ये था एग्जाम्पल जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बहुत सारे ऐसे भी सेम एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे चाय और कॉफी हो गया, ठीक है, ये भी एक तरह से कैसे गुड्स है, ये भी एक तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इसका भी सेम एग्जांपल बन सकता है। बट हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या देके रखा है टेक्स्ट बुक में। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का यहाँ पे मीनिंग देके रखा है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी इजीली यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। एकदम सही बात है। अभी मैंने एग्जांपल दिया पेप्सी और कोको कोला कि मैं पेप्सी की जगह कोको कोला भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, या तो टी की जगह कॉफी भी कंज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब कोई गुड्स एक चीज की जगह दूसरा यूज कर सके, उस गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। पेप्सी का सब्स्टिट्यूट कोक हुआ, टी का सब्स्टिट्यूट कॉफी हुआ, क्लियर। एंड दे कैन बी यूज्ड अल्टरनेटिव इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। मैंने पहले ही कहा कि मैं पेप्सी पीऊं या कोक पीऊं, मेरे लिए तो एक ही बात है, मेरी जो नीड्स है, वांट्स है, वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो सिवियरली कंपीटिंग गुड्स होते हैं, एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं, ठीक है। जो बहुत ज्यादा कंपीटिंग ब्रांड्स होती है, जैसे टेलीविजन की ब्रांड्स हो गई, मोटरसाइकिल्स की ब्रांड हो गई, ठीक है, जैसे हीरो और होंडा हो गया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स की ब्रांड हो गई, ये सारी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट मानी जाती है। अब मैंने आपको जो समझाया था ना एग्जांपल, उसी के बारे में देके रखा है कि अगर मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस जो है वो गिर जाती है, तो कंज्यूमर जो है वो करंट ब्रांड को रिप्लेस कर देगा और वो अपनी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को खरीद लेगा। अभी मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल मान लो पेप्सी मैं खरीदने जा रहा था, पर मैंने देखा कि कोक जो है वो सस्ता हो गया, कोक सस्ता हो गया तो मैंने पेप्सी को हटा के कोक ही खरीद लिया, ठीक है। मेरे को क्या देखना था यहाँ पे, जो दोनों में से सस्ता होना, मैं वो खरीदने वाला था। दैट्स वाई जो डिमांड है जब गुड्स की कम हो जाती है, गिर जाती है, दैट्स वाई यहाँ पे जो डिमांड है कोई भी गुड्स की वो कम तब हो जाती है जब प्राइस जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स की कम हो जाए। मतलब मैंने आपको ये आगे जो समझाया ना, ये पूरा नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एग्जाम के टाइम पे ना आपको इसी तरह के नोट्स जो है वो काम में आएंगे, बिकॉज एग्जाम के 1 घंटे पहले आप लोग जब कंसेप्ट्स को देखोगे ना तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है, मतलब टेक्स्ट बुक में जो लिखा है, वो उसी चीज को प्रैक्टिकल वे में समझा के रखा हुआ है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसको भी मैं पहले समझा देता हूं, फिर टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूं, दैट्स व्हाई आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? ऐसे गुड्स जिसको दोनों को साथ में ही कंज्यूम कर सकते हैं, अलग अलग कंज्यूम नहीं कर सकते। से फॉर एग्जांपल कि मान लो पेट्रोल और पेट्रोल कार, मतलब पेट्रोल से चलने वाली कार, तो यहां पे कार और पेट्रोल ये दोनों क्या हुए? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हुए, दोनों को साथ में ही कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर मैं अलग अलग करूंगा तो दोनों में से कोई काम का नहीं, और दोनों को अलग अलग ही खरीदना पड़ता है, इसकी भी प्राइस होती है, इसकी भी प्राइस होती है, ठीक है। चलो एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे को कार खरीदनी है, ठीक है, तो मेरा कंसर्न गुड्स क्या हुआ? मैं जो खरीदना चाहता हूं वो, ठीक है, मेरा कंसर्न गुड्स हुआ कार। अब जो पेट्रोल है वो क्या हुआ? वो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुआ कि मेरे को वो तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, पेट्रोल कार खरीदनी है तो पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा। डन। चलो फॉर एग्जांपल पेट्रोल की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, पेट्रोल की प्राइस महंगी हो जाती है, तो क्या करूंगा मैं जो कार है ना उसकी डिमांड कम कर दूंगा। कौन सी कार? जो पेट्रोल से चलती है। और मार्केट में, पूरे मार्केट में यही होगा। सोचो पेट्रोल जो है वो 120-130 रुपए पर लीटर पहुंच जाए, अभी 96 रुपीज है, इतना महंगा हो जाए तो लोग ना गाड़ी को नहीं खरीदेंगे, मतलब पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी को नहीं खरीदेंगे, इलेक्ट्रिक कार को खरीदेंगे, सीएनजी कार को खरीदेंगे, बट पेट्रोल कार को नहीं खरीदेंगे। तो क्या कार कंपनी अपनी प्राइस को बदल रही है? नहीं बदल रही है, पर पेट्रोल की प्राइस बदलने से सीधा इंपैक्ट किस पे हो रहा है? कार की डिमांड पे हो रहा है। कार की कंपनी ने प्राइस नहीं बदला है, वो प्राइस वैसे की वैसी है, बट पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो कार की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, जो पेट्रोल से चलती है। अब मान लो पेट्रोल सस्ता हो जाए, जैसे आपको पता होगा दुबई के अंदर बहुत सस्ता है पेट्रोल, तो लोग क्या करेंगे? जो पेट्रोल कार है उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। बोलो क्लियर हुआ? तो जब पेट्रोल की प्राइस बहुत ज्यादा इंपैक्ट रखती है किस पे? कार पे। दैट्स व्हाई जो प्राइस है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, जो प्राइस है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, उसकी वजह से हमारा जो कंसर्न गुड्स है उसकी डिमांड क्या हो सकती है? बदल सकती है। बोलो क्लियर हुआ? बहुत इजी वे में मैंने एग्जांपल दिया है। ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जिसका इंपैक्ट पड़ता है, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे चश्मे और लेंस दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग प्राइस पे बिकते हैं। अगर मान लो लेंस महंगा हो जाए, ठीक है, मतलब ये जो ग्लास है वो लगा है वो महंगा हो जाए, तो फ्रेम जो है लोग नहीं खरीदेंगे,
सीधे लोग लेंस ही लगाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, या तो लेजर ऑपरेशन करवा के चश्मे ही हटवा देंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, किसके ऊपर, कंसर्न गुड्स के ऊपर, ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जांपल है जो हम लोग अभी आगे देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि आपके बुक में क्या देके रखा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। तो कोई भी ऐसा गुड्स जो कंज्यूम टुगेदर, मतलब साथ में कंज्यूम किया जाए, वैसे गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। एंड वन गुड कैन नॉट बी कंज्यूम विदाउट द अदर, मतलब एक गुड्स दूसरे गुड्स के बिना कंज्यूम नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल कार और पेट्रोल, दोनों को साथ में ही कंज्यूम करना पड़ेगा, अलग अलग कंज्यूम नहीं कर सकता। या तो चश्मे और उसके जो ग्लास लगे हैं वो दोनों को साथ में यूज करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स दिस मस्ट बी कंज्यूम जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ वांट और नीड। यस, दोनों को साथ में ही कंज्यूम किया जाएगा। जैसे मोबाइल फोन और सिम कार्ड, एयर कंडीशनर और इलेक्ट्रिसिटी, एसी और इलेक्ट्रिसिटी साथ में ही करेंगे ना, अलग अलग तो पॉसिबल ही नहीं है। देन फ्रेम और स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, मतलब फ्रेम और ग्लास हो गया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे जो आपको समझाया ना ये पूरी चीज, वो यहाँ पे एक लाइन में देख के रखी है। क्या दिया है वो समझाता हूँ। प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइजेस, अगर मान लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस जो है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या था, पेट्रोल, उसकी प्राइस राइज हो जाएगी, तो क्या होगा, देन द डिमांड फॉर ओरिजिनल गुड्स फॉल, मतलब हमारा जो ओरिजिनल गुड्स है जो मेरे को खरीदना था वो क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब होता है उसका अपोजिट, कि प्राइस कम होगी पेट्रोल की, लोग कार की डिमांड को बढ़ा देंगे। बोलो क्लियर हुआ। तो यही देके रखा है जो मैंने आपको समझाया था। बोलो क्लियर। तो मैंने बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से आपको समझाया सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, कैसे उसकी प्राइस इंपैक्ट करती है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है और उसकी प्राइस कैसे इंपैक्ट करती है हमारे ओरिजिनल गुड्स पे। बोलो क्लियर हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अब इस टॉपिक को भी मैं पहले मेरे हिसाब से एग्जांपल्स देके समझाता हूं, फिर मैं इसमें जो लिखा है वो एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल मान लो आपको एक लैपटॉप परचेस करना है, ठीक है। लैपटॉप की प्राइस समथिंग ROG खरीदना है तो 1,50,000 जैसी है, मतलब आसूस का एक ROG करके गेमिंग लैपटॉप आता है, वो आपको खरीदना है, उसकी प्राइस 1,50,000 जैसी है, ठीक है। अब आपको खरीदना था तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आने वाले टाइम में अमेजॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आ रहा है, ठीक है, दिवाली के टाइम पे आता है, तो वो आने वाला है और उसमें इसकी प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, इसकी प्राइस सस्ती हो जाएगी। तो क्या आप अभी खरीदोगे, और वो आने वाला है बस 1 महीने के अंदर, तो आप वेट करोगे कि 1 महीने बाद जब भी ये लैपटॉप आएगा, मतलब ये जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आएगा उस टाइम पे मैं खरीदूंगा, क्योंकि उस टाइम पे प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपकी आज की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर के अंदर उसकी जो प्राइस है, यानी कि फ्यूचर प्राइस, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं वापस लिख के। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज की फ्यूचर प्राइस जो है वो क्या होने वाली है, कम होने वाली है। मतलब मैंने बताया ना कि 1 महीने के अंदर वो लैपटॉप सस्ता हो जाएगा क्योंकि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आ रहा है। तो क्या आप अभी खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, आप वेट करोगे उसकी प्राइस सस्ती होने का। तो आपकी जो करंट डिमांड है ना वो क्या हो गई, कम हो गई। क्यों कम हुई करंट डिमांड, किसकी वजह से कम हुई, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है, दैट्स व्हाई आपकी करंट डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। क्या अभी प्राइस बदली है, नहीं, आने वाले टाइम में कम होगी, तो आपकी करंट डिमांड पे इफेक्ट पड़ा। अगर मान लो कि आपको ऐसा पता चलता है कि अभी प्राइस सस्ता है, आने वाले टाइम में महंगा हो जाएगा, जैसे मान लो आपको पता चले कि कल सुबह पेट्रोल की प्राइस 10 रुपए बढ़ जाएगी, तो क्या करोगे, आप आज रात तक ही सारी गाड़ियों में पेट्रोल फुल करवा दोगे, पेट्रोल पे भीड़ लग जाएगी पेट्रोल पंप पे, क्योंकि सबको पता है कि कल से 10 रुपए भाव क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो जब मान लो फ्यूचर में लोगों को पता चलता है, लोग एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं ना, ठीक है, पक्का नहीं है बट लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगर प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, तो वो अपनी करंट डिमांड को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है सस्ता है अभी, कल महंगा होने वाला है, ठीक है। लोग आज ही अपनी गाड़ियों में पेट्रोल फुल करवा देंगे, टंकियां फुल करवा देंगे, लाइन लग जाएगी पेट्रोल पंप पे, क्यों, क्योंकि कल से पेट्रोल महंगा होने वाला है। तो हमारी करंट डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। सेम लैपटॉप का भी एग्जांपल ले लो, आपको लैपटॉप परचेस करना था, आपको पता चलता है अभी सस्ता है, नेक्स्ट वीक से महंगा हो जाएगा, तो आप इसी वीक में यानी आपकी करंट डिमांड बढ़ा दोगे, आप अभी के अभी उसको क्या करोगे, खरीद लोगे। बोलो क्लियर हुआ। तो फ्यूचर की प्राइस हमारी करंट डिमांड को अफेक्ट करती है, इसको ही क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन अबाउट
फ्यूचर प्राइसेस। देखो कोई भी इंडिविजुअल होता है ना, वो एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में उसकी प्राइस कैसी रहेगी और उसके करंट डिमांड पे अफेक्ट हो जाता है। मैंने आपको अभी समझाया, वही चीज यहाँ पे देके रखी है। अगर कंज्यूमर ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस जो है वो क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, यानी कि पेट्रोल का ही एग्जांपल देख लो कि कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि पेट्रोल की प्राइस कल बहुत महंगा हो जाएगा, तो उनकी जो करंट डिमांड है गुड्स की, ठीक है, फूड्स नहीं गुड्स आएगा, तो उसकी जो आज की डिमांड है ना, करंट डिमांड, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, करंट पीरियड की डिमांड बढ़ जाएगी और वाइस वर्सा इसका अपोजिट। बोलो क्लियर हुआ? आप लोग ना नोटबुक पे ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना वो लिख लेना, जिसकी वजह से आपको एग्जाम के टाइम पे एकदम क्लियरिटी रहे। आप जस्ट देखोगे बुक को, आपको अच्छे से चीजों को समझ में आ जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएगी। बोलो क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है नंबर 5, साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन। इसका भी बढ़िया सा एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता है इंडिया के अंदर हर साल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इसका एक अच्छा बेनिफिट ये है कि उसकी वजह से डिमांड भी तो बढ़ रही है। एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि इंडिया जैसी कंट्री है जहां पे पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पे डिमांड क्या होगी, डिमांड ज्यादा होगी कोई भी प्रोडक्ट की। इसलिए तो वर्ल्ड के अंदर सारी की सारी बड़ी कंपनियां इंडिया में आना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बट अगर मान लो कोई कंट्री ऐसी है जहां पे पॉपुलेशन कम है, तो उनकी जो डिमांड है वो कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, कोई छोटी कंट्री अपने ले सकते हैं कि वहां पे सिर्फ 10 लाख लोग ही रहते हैं, 10 लाख या 15 लाख लोग रहते हैं, 10-15 लाख लोग रहते हैं, तो उसकी पॉपुलेशन कम है, तो वहां पे डिमांड भी कैसी होगी, कम हो जाएगी। इवन इंडिया के अंदर ही बात करूं, जैसे मान लो मैं कोई गांव वगैरह में कोई शॉप खोलता हूं तो वहां पे डिमांड क्या होगी, कम होगी। बट कोई बड़े शहर में खोलता हूं, मुंबई, अहमदाबाद, ऐसी जगह पे मैं कोई स्टोर खोलूंगा, पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलो क्लियर हुआ? तो डिमांड किस पे डिपेंड करती है, पॉपुलेशन पे। डन। अब मैं आपको समझाता हूं यहां पे क्या दिया है। तो देखो साइज और डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब होता है पॉपुलेशन ही, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है कोई भी गुड्स के डिमांड पे। अगर मान लो जहां पे आप चीज बेच रहे हो वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो आपकी जो टोटल मार्केट डिमांड है ना वो ज्यादा होगी, और उसका वाइस वर्सा, मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो कम होगी तो डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे एक और चीज देके रखिए, अगर मान लो जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, वो पर्टिकुलर एज ग्रुप की है, जैसे इंडिया के अंदर ज्यादातर यंग लोग है, ठीक है, तो यंग लोग है तो भाई कुछ सर्टेन गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। जैसे टेक्नोलॉजी की डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि यंग लोग है। बट कोई ऐसी कंट्री जहां बूढ़े लोग ज्यादा है, वहां पे वो लोग टेक्नोलॉजी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, दैट्स व्हाई वहां पे स्पिरिचुअल गुड्स की, स्पिरिचुअल बुक्स, स्पिरिचुअल मूवीज, उन सब की डिमांड ज्यादा होगी। तो डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे कि पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम तो डिमांड कम। यहां पे आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है, मीनिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। आपके 5 मार्क भी यहां पे पक्के हो जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आ जाना ही चाहिए। क्लियर? और मैंने यहाँ पे बहुत ही इजी वे में समझा है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, दैट मीन्स कि आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बोलो क्लियर? अब लास्ट में मैं एक और चीज आपको बता देता हूं कि अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और ये वाला वीडियो आपके सारे फ्रेंड्स तक जरूर भेजना, जिसकी वजह से मेरे को मोटिवेशन मिले और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं पूरा वीडियो बहुत अच्छे से आपको हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।